और उसके साथ स्टडी स्कीम जो है हमारी, वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर। किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए कुछ बेसिक चीजों का होना जो है वो बहुत जरूरी है, जिनमें से सबसे पहले एग्जाम का जो कोर्स आउटलाइन है उसको समझना बहुत जरूरी है। इस सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उनके मतलब क्वालिटी मटेरियल जो है वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर आप सिलेबस को जो है वो अच्छी तरह से नहीं समझ पाते, मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो है वो बाज दफा एग्जाम आ चुके होते हैं और उस वक्त तक सिलेबस के मुतल्लिक जो कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स की वही खत्म नहीं हो रही होती कि जी इसमें कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा टॉपिक नहीं करना, अगर करना है तो कहाँ से करना है। ये सारी डिस्कशन जो है वो एग्जाम के टाइम पे चल रही होती है। उस वक्त ये सारी चीजें स्टूडेंट्स को परेशान करती हैं, और अगर उस वक्त आप जो है सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं तो फिर आप बहुत मुश्किल होता है कि आप जो है एग्जाम को जो है वो पास कर सकते हैं। सिलेबस को समझने के साथ साथ एक और बहुत बुनियादी चीज जो एग्जाम को क्रैक करने के लिए जरूरी है वो होता है आपकी कमिटमेंट का लेवल, कि आप अपने एम के साथ, अपने टारगेट के साथ कितने सिंसियर है। अगर आपकी कमिटमेंट का लेवल जो है वो नहीं है जो कि एक competitive एग्जाम का होना चाहिए। सर बहुत इंटरप्शन हो रही है, प्लीज सर माइक काइंडली बंद सर करवा अपने दीजिए इसका माइक क्या जरा ऑफ है। करें। Kindly तमाम लोग अपने माइक जो है वो ऑफ करें जी। हसन शहजाद, मदनी साहब, तमाम लोग अपने माइक जो है वो ऑफ करें। जी, तो मैं बात कर रहा था कि एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन के लिए अपने एम के साथ, अपने टारगेट के साथ आपकी सिंसियरिटी जो है वो बहुत जरूरी है। अगर आप अपने टारगेट के साथ सिंसियर नहीं, अपने एम के साथ सिंसियर नहीं है, आपकी प्रायोरिटीज जो हैं वो डिफरेंट हैं आपके एग्जाम से, तो फिर आप जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो हासिल नहीं कर सकते। इसलिए ये सारी बुनियादी चीजें हैं जिनका जो है वो होना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए। आज हम केडीपीपी और डीडीपीपी की पोस्ट का सिलेबस जो है वो सबसे पहले जो है वो डिस्कस करेंगे। ये सिलेबस जो है देखने में तो बज़ाहिर शॉर्ट सा सिलेबस लगता है, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है और ट्रिकी भी है। एक्चुअली ऐसा है नहीं। सबसे पहले हम इसके चार पेपर्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक क्रिमिनल लॉ वन का आपका पेपर है, एक क्रिमिनल लॉ टू का पेपर है, एक क्रिमिनल लॉ थ्री का पेपर है, और चौथा पेपर आपका इंग्लिश का है। क्रिमिनल लॉ वन में आपका सारे के सारा प्रोसीजरल लॉ जो है वो बताया गया, और क्रिमिनल लॉ टू में आपका सारे के सारा सब्सटेंटिव लॉ डिस्कस किया गया, और क्रिमिनल लॉ थ्री जो है वो लॉ ऑफ एविडेंस पे बेस करता है। सबसे पहले हम क्रिमिनल लॉ वन का पेपर जो है उसको देखते हैं। इसमें नंबर वन पे रेहान बाजवा एडवोकेट काइंडली अपना माइक जो है ये जरा ऑफ करें। जी,
क्रिमिनल लॉ 1 के पेपर की हम बात कर रहे हैं, इसका पॉइंट नंबर 1 जो है उसमें सीआरपीसी के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो बताए गए हैं। बाजार तो ये 4-5 टॉपिक्स हैं, जिनमें नंबर 1 पे जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स है, पावर ऑफ पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स है, ट्रायल प्रोसेस, इनिशिएशन ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड जजमेंट्स। लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं ये ऑलमोस्ट आपकी 70-80% सीआरपीसी को कवर करते हैं। इस एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए आपको सीआरपीसी कम से कम 80% सिलेबस जो है सीआरपीसी का वो कवर करना होगा, क्योंकि अगर हम इस सिलेबस के साथ जो पास पेपर्स हैं उनको देखते हैं तो इन टॉपिक से हट के भी एग्जामिनर ने सारी सीआरपीसी से क्वेश्चन पूछे हैं, इसलिए आप सिर्फ इन टॉपिक्स पे रिलाय नहीं कर सकते। ये मैं पहले इन टॉपिक्स को एक दफा डिस्कस कर लें, इसके बाद मैं आपको पास पेपर्स में से कुछ क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि वो टॉपिक्स जो हैं वो क्वेश्चन जो है वो इन टॉपिक से हट के हैं। आपका क्रिमिनल लॉ 1 का जो 25 नंबर का एक क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो इन तमाम प्रोसीजरल लॉज को उसने कवर किया। रोहेल शरीफ काइंडली अपना माइक भी ऑफ करें। सबसे पहला जो टॉपिक है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स, हम इसकी बात करते हैं। तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें सीआरपीसी की बहुत सारी सेक्शंस जो हैं वो शामिल है। सबसे पहले हम जो सेक्शन 4 है सीआरपीसी की, सेक्शन 5 है, सेक्शन 6 है, सेक्शन 28 है, सेक्शन 29 है, सेक्शन 34 है, सेक्शन 347 है। ये तमाम की तमाम सेक्शन जितनी भी मैंने कोड की, ये सारी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड से मुतल्लिक है। सेक्शन 30, 31, 32, ये सारी जो सेक्शन है ये क्रिमिनल कोड की जुरिस्डिक्शन की ही बात करती हैं। इसके बाद सेक्शन 177 के ऑनवर्ड सेक्शन 183 तक ये भी सारी सेक्शन जो हैं ये क्रिमिनल कोड्स की जुरिस्डिक्शन की ही बात करती हैं। चैप्टर नंबर 15 सीआरपीसी की मैं बात कर रहा हूं, ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोड्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल। तो सिर्फ इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये टॉपिक भी ऑलमोस्ट जो है वो 2 चैप्टर जो है सीआरपीसी के उन पे मुश्तमिल है। इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो पावर्स ऑफ पुलिस। ये टॉपिक भी एक वाइड किस्म का टॉपिक है। पावर्स ऑफ पुलिस की अगर हम बात करें तो सीआरपीसी में सेक्शन 46 से लेके ऑनवर्ड सेक्शन 67 तक, ये जो चैप्टर नंबर 5 है अरेस्ट, एस्केप एंड रीटेकिंग वाला, ये पूरे का पूरा चैप्टर जो है ये पावर्स ऑफ पुलिस से डील करता है कि पुलिस ऑफिसर्स की जो अरेस्ट की पावर्स हैं, सर्च की पावर्स हैं। उसके बाद इसी में जो है वो सेक्शन 61 जो आता है, जो रिमांड से मुतल्लिक एक बुनियादी सेक्शन है, ठीक है, और ऑनवर्ड 66 तक, ये सारी पावर सेक्शन जितनी भी हैं ये पुलिस की पावर से ही डील करती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पार्ट 5 जो है और चैप्टर 16, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर ऑफ द सीआरपीसी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन से मुतल्लिक जो चैप्टर है, जिसमें सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन से मुतल्लिक प्रोविजंस हैं 154 से लेके सेक्शन 176 तक। 154 में हमारी एफआईआर आ जाती है। इसके आगे 155 में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो कैसे होगी, इनको रिपोर्ट कैसे किया जाएगा, सॉरी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की
इन्वेस्टिगेशन 155 से मुतल्लक है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन 156 से मुतल्लक है। 157 जो है वो हमें बताता है कि अगर ऑफेंस जो है वो सस्पेक्टेड है तो फिर उसके रिमांड का हमारा टॉपिक जो है, हमारा डिस्चार्ज का जो टॉपिक है, हमारी जो स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 है, हमारी जो स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 है, इसके बाद हमारी इंक्वेस्ट रिपोर्ट है, उसके बाद जो है वो डिसइंटरमेंट का लॉ है, उसके बाद 173 की इवन जो रिपोर्ट्स हैं, ये सारे का सारा इसी चैप्टर से मुतल्लक है। ये सारी पावर्स, ये पूरे का पूरा चैप्टर है पावर्स ऑफ पुलिस में शामिल है, जो सॉरी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर में। इसके अलावा भी सीआरपीसी की कुछ और सेक्शंस हैं जो इससे मुतल्लक हैं। इवन के पुलिस ऑर्डर 2002 हमारा जो है, उसके कुछ आर्टिकल्स इन्वेस्टिगेशन से मुतल्लक हैं। स्पेशली आर्टिकल 18A जो है, जो ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन का हमें एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, वो भी इससे मुतल्लक है। इसके साथ साथ इस पे पुलिस रूल्स जो हैं, उनमें बहुत सारा मटेरियल मौजूद है। हमारा जो चैप्टर 25 कंप्लीट जो है वो इन्वेस्टिगेशन से मुतल्लक है। पुलिस रूल्स 1934 का चैप्टर 24 मुकम्मल तौर पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन से मुतल्लक है। इसके गालबन 57 रूल्स हैं। इसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक है वो है दी ट्रायल प्रोसेस। ट्रायल प्रोसेसेस की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा मजिस्ट्रियल ट्रायल भी शामिल है, इसमें हमारा सेशन ट्रायल भी शामिल है, इसमें हमारा समरी ट्रायल भी शामिल है, इसमें हमारा जो लुनेटिक ट्रायल है वो भी शामिल है। तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, इनसे मुतल्लिक जितनी भी रेलेवेंट प्रोविजंस हैं सीआरपीसी की, हमें वो सारी की सारी कवर करनी होगी। इसके बाद हम इनिशिएशन ऑफ प्रोसिक्यूशन की अगर बात करें तो इसमें सेक्शन 190 से लेके ऑनवर्ड जितनी भी सेक्शंस हैं 199B तक, ये इनिशिएशन ऑफ प्रोसिक्यूशन से मुतल्लिक है। अब प्राइवेट कंप्लेंट जो है हमारी सेक्शन 200 से लेके 205 तक, ये वाली जो सेक्शंस हैं ये भी इससे मुतल्लिक है। तो हमें ये सारे टॉपिक्स जो हैं, ये जितनी मैंने लीगल प्रोविजंस आप लोगों के सामने रखी, ये हमें इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए ये सारी सीआरपीसी का ये सारा एरिया कवर करना होगा अगर हमने एडीपीपी एग्जाम की अच्छी तैयारी करनी है तो। क्योंकि इन सारे एरिया से अगर हम 5 पेपर्स देखें तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है ये पॉइंट 1 का, वो है जजमेंट्स। जजमेंट्स का जो है वो सीआरपीसी में चैप्टर जो है वो 26 एक स्पेशल जो है वो पूरा चैप्टर मौजूद है 366 से लेके 373 तक। तो हमें ये सारे का सारा एरिया सीआरपीसी का कवर करना है, फिर हम समझ कह सकते हैं कि हमारी सीआरपीसी की तैयारी जो है वो अच्छी है। अगर हम खुद से जो है वो कुछ चीजों को जो है वो समझ लें कि जी बस हमने जुरिस्डिक्शन के हवाले से अगर हमने 177 से ऑनवर्ड जो है 182 तक प्रोविजंस कर ली तो जी हमारा जुरिस्डिक्शन का टॉपिक हो गया, तो ये बात हम अपने दिल को तसल्ली देने के लिए तो कह सकते हैं, लेकिन एग्जाम हमारा इससे क्रैक नहीं होगा। इसके बाद जी इसका पॉइंट नंबर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ सेंटेंसिंग, सीरियसनेस ऑफ ऑफेंसेस एंड लेवल ऑफ हार्म। प्रिंसिपल्स ऑफ सेंटेंसिंग की अगर हम बात करें तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई कह लें कि लेजिस्लेटेड जो है वो सेंटेंसिंग पॉलिसी हमारे पास मौजूद नहीं है शुरू से लेके अब तक। 2019 में पंजाब में एक पंजाब सेंटेंसिंग पॉलिसी एक्ट जो है वो आया, उसने कुछ हमें गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड की सेंटेंसिंग पॉलिसी एक्ट के बारे में। वो भी अभी तक मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल नहीं है। और शुरू से लेकर सेंटेंसिंग पॉलिसी की अगर हम बात करें तो हमेशा से
कुछ केस लॉज ऐसे हैं जिनका जो है वो कोर्ट्स जो है वो सहारा लेती हैं जब भी हम सेंटेंसिंग पॉलिसी के एरिया में हम वर्क करना होता है। तो सेंटेंसिंग पॉलिसी से क्या मुराद है कि जब भी कोर्ट जो है किसी एक्यूज को कन्विक्ट कर लेती है तो उसकी सजा का जब तयन करना है या उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है उसके क्वांटम का तयन करना है, सेंटेंस के क्वांटम का तयन करना है कि कितनी सजा इसको देनी है, इम्प्रिजनमेंट देनी है तो कितनी देनी है, फाइन करना है तो कितना करना है। क्योंकि हम अगर पीपीसी में या दूसरे पिनल लॉज में अगर अच्छा। पिनल प्रोविजन को देखें तो कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि जी ये 10 साल ही सजा देनी है, 5 साल ही सजा देनी है। हमेशा मे एक्सटेंड्स टू का वर्ड है कि अप टू 5 ईयर आप सजा दे सकते हैं, अप टू 7 ईयर जो है वो सजा दे सकते हैं इम्प्रिजनमेंट की, अप टू 25 ईयर दे सकते हैं। अब ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि कोर्ट जो है वो मिनिमम पनिशमेंट की तरफ आती है या मैक्सिमम पनिशमेंट की तरफ जाती है। अब जब कोर्ट ने क्वांटम ऑफ सेंटेंस का तयन करना है कि इस कन्विक्टेड पर्सन को जो है वो मैक्सिमम पनिशमेंट देनी है, मिनिमम पनिशमेंट देनी है या एवरेज पनिशमेंट देनी है, तो कोर्ट जो है वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनजर रखेगी। वही फैक्टर्स आगे उसने बताया जी, सीरियसनेस ऑफ ऑफेंसेस एंड लेवल ऑफ हार्म, कि ऑफेंस की सीरियसनेस को देखा जाएगा जब भी कोई सेंटेंस पास की जाएगी। अब ये सीरियसनेस ऑफ ऑफेंसेस जो है इसका तयन हमें कैसे होगा कि ऑफेंस की सीरियसनेस कैसी है। तो इसके लिए जो एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं और एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस हैं जिनको हम मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस भी कहते हैं, इन सारे सर्कमस्टांसेस को देखा जाएगा। पंजाब सेंटेंसिंग एक्ट जो है उसने कुछ लिस्ट जो है वो प्रोवाइड की हैं कि जिनमें तमाम एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस को जो है वो इनलिस्ट किया गया है, तमाम जो एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस हैं उनको इनलिस्ट किया गया है। और कोर्ट जब भी सेंटेंस पास करेगी तो इन सारे फैक्टर्स को जो है वो देखेगी। इसके अलावा इस पे कुछ केस लॉज जो हैं वो मौजूद हैं, कुछ लैंडमार्क्स जजमेंट्स हैं ऐसी जिनको कंसिडर करने के बाद जो है सेंटेंसिंग पॉलिसी जो है वो इसको रिवाइज किया जाता है या इस पे जो है वो हम अमल करते हैं, कोर्ट्स जो है वो इस पे अमल करती हैं। इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट 2021 में आई सेंटेंसिंग पॉलिसी पे, 2021 SCMR 359, 2021 SCMR 359। इस जजमेंट में जो है वो सेंटेंसिंग पॉलिसी को इन डिटेल जो है वो डिस्कस किया गया। इसके अलावा इससे पहले भी बहुत सारी जजमेंट्स हैं, वो हम जब स्टडी करेंगे ये टॉपिक तो हम ये सारी जजमेंट्स जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसके बाद नंबर 3 पे जो हमारा पॉइंट है इसमें है जी प्रोसिक्यूशन से मुतल्लक, स्पेसिफिकली ये प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं कि कोई भी प्रोसिक्यूटर जब प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करेगा तो उसी उसकी प्रोसीडिंग से मुतल्लक ही ये सारे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात की गई प्रोसिक्यूटोरियल टेस्ट की। तो प्रोसिक्यूटोरियल टेस्ट जो है ये आमतौर पे दो तरह के टेस्ट हैं, एक एविडेंशियल टेस्ट है और एक पब्लिक पॉलिसी टेस्ट है। किसी भी केस को जो है अदालत में रेफर करने से पहले प्रोसिक्यूशन जो है प्रोसिक्यूटर जो है ये टेस्ट जो है वो उस पर अप्लाई करता है। अगर तो केस जो है वो एविडेंशियल टेस्ट में पास होता है, एविडेंशियल टेस्ट पास होता है उस केस का, तो फिर जो है वो पब्लिक पॉलिसी टेस्ट जो है वो अप्लाई किया जाता है, अदरवाइज वो अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। और अगर प्रोसिक्यूटर ये समझता है कि केस फिट फॉर ट्रायल है तो वो उसको कोर्ट में सबमिट कर देता है।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ विटनेसेस। सिलेक्शन ऑफ विटनेसेस की अगर हम बात करें तो प्रोसिक्यूटर की ये ड्यूटी होती है, प्रोसिक्यूशन की ये ड्यूटी है कि उसने ही अपने प्रोसिक्यूशन की तमाम एविडेंस जो है वो उसी ने ही करवानी है, उसी ने ही तमाम एविडेंस जो है वो कोर्ट में प्रेजेंट करनी है। तो इसमें प्रोसिक्यूटर की ये पावर्स हैं कि वो विटनेसेस की सिलेक्शन करता है कि कौन सा फैक्ट जो है वो, कौन सा विटनेस जो है वो डिपोज करेगा और उसको किस तरह से जो है वो उस हवाले से प्रिपेयर करना है। ये प्रोसिक्यूशन की प्रोसिक्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा कौन सा विटनेस जो है उसको एग्जामिन करवाना है, कौन सा विटनेस सर जो है उसको स्क्रीन हमने ऑफ हो गई है सर। कौन से विटनेस को, सॉरी सर जी हो स्क्रीन जाती ऑफ हो है, गई। स्क्रीन हो जाती है, प्लीज वेट करें। वैसे तो आप तमाम लोगों के पास ये इसका प्रिंट जो है वो मौजूद होना चाहिए सिलेबस का। आप ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ अगर मुनासिब समझे तो इनको साथ नोट करते जाएं, ये काम आएंगे आपको। कि कौन सा गवाह जो है उसको एग्जामिन करवाना है, कौन से गवाह को जो है वो बीइंग अननेसेसरी गिव अप करना है, कौन से गवाह को जो है हमने बीइंग वन ओवर गिव अप करना है। ठीक है, अगर विटनेस हॉस्टाइल हो गया है तो फिर हमने उसको किस तरह से ट्रीट करना है। ठीक है, ये सारी प्रोसिक्यूटर की ड्यूटीज है। ये सारा ये मटेरियल जो है, ये प्रोसिक्यूशन से मुतल्लिक जितना भी मटेरियल यहाँ पे सिलेबस में डिस्कस किया गया है, ये वाला, ये आपको सीआरपीसी से नहीं मिलेगा। इसके लिए आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल। आपने वो डॉक्यूमेंट जो है वो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वो डॉक्यूमेंट आप लोगों को बता देता हूँ, नोट कर लें। यही ये सबसे अच्छा सोर्स है इन तमाम टॉपिक्स पे मटेरियल कलेक्ट करने का। सबसे जो पहला डॉक्यूमेंट वहां पे पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे मौजूद है, वो है जी गाइडलाइंस फॉर स्क्रूटनी ऑफ पुलिस रिपोर्ट। नोट कर लें, गाइडलाइंस फॉर स्क्रूटनी ऑफ पुलिस रिपोर्ट्स। ये एक बुकलेट की सूरत में आपको ये 20-25 पेजेस मुश्तमिल ये एक डॉक्यूमेंट वहां से मिलेगा। ये डाउनलोड करके वहां से इसके प्रिंट निकलवा लें। इसके बाद एक और डॉक्यूमेंट है, वो है मैनुअल ऑफ गाइडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। मैनुअल ऑफ गाइडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। इसके बाद एक तीसरा डॉक्यूमेंट है, गाइडलाइंस फॉर प्रोसिक्यूटर्स। गाइडलाइंस फॉर प्रोसिक्यूटर्स, ये तीन डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आप पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें प्रोसिक्यूशन से मुतल्लिक जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, इसके बाद एडिशनल एविडेंस का टॉपिक है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस का टॉपिक है, विड्रॉल ऑफ केसेस का टॉपिक है, स्क्रूटनी ऑफ पुलिस रिपोर्ट का टॉपिक है, टेंडर ऑफ पार्डन का टॉपिक है। ये तमाम के तमाम टॉपिक इन डिटेल जो है इन डॉक्यूमेंट्स में डिस्कस किए गए हैं और रिपीटेडली डिस्कस किए गए हैं। अगर आप ये तीनों डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनकी हेल्प लेते हैं तो कोई एक सिंगल टॉपिक भी प्रोसिक्यूशन से मुतल्लिक आपका ऐसा नहीं होगा कि जिसमें आपको कोई मटेरियल, अच्छा और क्वालिटी मटेरियल आपको अवेलेबल ना हो। इसके बाद जी हमारा जो पॉइंट नंबर 4 है वो है टाइप्स ऑफ पुलिस रिपोर्ट्स, डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज्ड पर्संस। अगर हम पुलिस रिपोर्ट्स की बात करें तो जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है पुलिस रिपोर्ट्स के हवाले से, वो रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 है। रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 जो है ये बेसिकली इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स होते हैं जो कि 173 की रिपोर्ट की सूरत में बजरिया पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट्स में सबमिट किया जाता है। अब ये 173 की रिपोर्ट जो है ये 3
फॉर्म्स में होती है। एक तो आपके चालान की सूरत में, दूसरा आपकी कैंसलेशन रिपोर्ट की सूरत में, और तीसरा आपकी अनट्रेस रिपोर्ट की सूरत में। तीन रिपोर्ट्स मैंने आपको बताई, एक चालान की सूरत में, ये तीनों ही रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 है। दूसरी, मेरी क्लास में जाओ, चले जाओ। पहले अपने माइक ऑफ करेगी। सर सर जी जी। सर हमारे सिंध में तो सिलेबस बताया ही नहीं जाता एडीपीपी का, तो ये जो सिलेबस आप बता रहे हैं अगर हम ये कवर कर लेते हैं तो ये सफिशिएंट है? इका ये जो सिलेबस है, बज़ाहिर तो प्रोसिक्यूशन का कोई भी सिलेबस जो है एग्जाम जो है उसके लिए सफिशिएंट है, लेकिन अगर कोई सिलेबस स्पेसिफिकली कहीं पे बताया गया है किसी प्रोविंस में, ठीक है, तो फिर आपको वो टॉपिक जो है वो कवर करने होंगे। लेकिन यहाँ का जो ये वाला जो सिलेबस है, अगर आप ये कवर कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो फिर आपको, मेरा नहीं ख्याल, आप किसी भी प्रोविंस का कोई एग्जाम है प्रोसिक्यूशन का वो आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी सीआरपीसी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, आपकी पीपीसी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, आपका लॉ ऑफ एविडेंस भी, कानूनी शहादत ऑर्डर जो है वो भी कंप्लीट है। इसमें जो आपके तीन मेजर स्टैट्यूट्स हैं वो तो आपके कवर हो गए इसी से। इसके अलावा जो माइनर लॉज हैं, वो भी तमाम माइनर लॉ जो है इस सिलेबस का हिस्सा है। अगर आपके प्रोविंस में कोई ऐसा सिलेबस, कोई माइनर एक्ट आप समझते हैं, कोई स्पेशल लॉ आप समझते हैं कि वो अहम है, तो इनके साथ आप वो भी कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपके, मैं ये सिलेबस एक दफा कवर कर लूं, फिर इंशाल्लाह इस सिलेबस से मुतल्लक आपका कोई भी क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह वो लेंगे। ठीक है सर। जी अच्छा जी, हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ पुलिस रिपोर्ट्स की। और पुलिस रिपोर्ट्स मैंने आपको बताया कि 173 की जो रिपोर्ट होती है ये 3 फॉर्म्स में सबमिट की जाती है, और ये तीनों ही फॉर्म जो हैं, चालान, अनट्रेस्ड और कैंसलेशन रिपोर्ट, ये सारी, ये जो मैंने आपको मैनुअल्स बताए हैं, इनमें इन डिटेल डिस्कस की गई हैं। आप यहाँ से ये मटेरियल जो है वो अच्छे तरीके से इसको स्टडी कर सकते हैं, इन डॉक्यूमेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद है जी डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज। डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज का जो टॉपिक है ये सीआरपीसी से मुतल्लिक है। सीआरपीसी में डिस्चार्ज का लॉ जो है वो क्लियर फॉर्म में मौजूद है। सेक्शन 63, सेक्शन 169 और सेक्शन 173 की सब सेक्शन 3, ये तीनों सेक्शन जो है ये डिस्चार्ज के टॉपिक से डील करती हैं। अगर आप इन तीनों को आप अच्छे तरीके से देख लें और इस पे कुछ एक अच्छा केस लॉ जो है वो देख लें, तो डिस्चार्ज का टॉपिक जो है ये आपका बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सकता है। किसी पे हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में भी कुछ गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड की गई हैं। जो चैप्टर 11 है स्पेशली, उसमें चैप्टर 11 का जो पार्ट बी है, जहाँ पे रिमांड से मुतल्लक गाइडलाइंस दी गई हैं, वहीं पे जो है वो डिस्चार्ज से मुतल्लक भी कुछ गाइडलाइंस दी गई, आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 है इसका, अपील एंड रिवीजन। अपील से मुतल्लक और रिवीजन से मुतल्लक जो लॉ है वो सीआरपीसी में मौजूद है। सीआरपीसी हमें अपील से मुतल्लक कंप्लीट एक चैप्टर जो है वो सीआरपीसी में मौजूद है, सेक्शन 404 से लेके सेक्शन 431 तक। ये चैप्टर नंबर 31 बनता है सीआरपीसी का। इसमें अपील से मुतल्लक कंप्लीट लॉ जो है वो दिया गया है। और अगर हम रिवीजन की बात करें, तो रिवीजन में आप सब लोगों को पता है कि दो मेन प्रोविजंस जो हैं 439 और 439A रिवीजन के टॉपिक से डील करती हैं, और उनके साथ सेक्शन 435। ये 3 सेक्शन जो हैं ये रिवीजन से मुतल्लक हैं। अगर हम ये तीनों सेक्शंस कर लेते हैं तो हमारा रिवीजन का जो टॉपिक है ये आप समझेंगे कंप्लीट है।
इसके अलावा इसने साथ कहा जी कि ग्राउंड्स ऑफ अपील। ग्राउंड्स ऑफ अपील की अगर हम बात करें तो ये जो मैंने आपको एक मैनुअल बताया, मैनुअल ऑफ गाइडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, इस मैनुअल में ग्राउंड्स ऑफ अपील और ग्राउंड्स ऑफ रिवीजन को इन डिटेल जो है वो डिस्कस किया गया। आप ये वाला जो टॉपिक है ग्राउंड्स वाला, आप इस मैनुअल से अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी पॉइंट नंबर 6 हमारा क्रिमिनल लॉ 1 के पेपर का, विटनेस प्रोटेक्शन। विटनेस प्रोटेक्शन के हवाले से जो हमारे पंजाब में यहाँ पे लॉ मौजूद है, पंजाब विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से। आप ये एक्ट जो है ये ऑलमोस्ट इसकी 18 से 20 जो है वो सेक्शंस हैं। ये 2 से 3 सफ़ों का ऑलमोस्ट जो है ये लॉ होगा, ये पंजाब विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2018। अगर वो छोटी थोड़ी सी छोटी थी ना, और ब्लीच और दाग ला देंदी है, कलर कपड़े आंदे जी। पहले अपने माइक जो है जी वो ऑफ करें, किसी का माइक ऑन ना हो, माइक का ध्यान अच्छे रखें। कपड़े पहले चक्कर च पा दो ना, दूसरे के तो स्मेल भी नहीं आंदी। सर इन्हां ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬਲੀਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੀ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। थैंक यू। चले इरफान नहीं सुन ली आपकी गाइडेंस सुनो। जी सर, थैंक यू। अच्छा जी, ये जी पंजाब विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 की हम बात कर रहे थे। ये एक छोटा सा एक्ट है, इसकी ऑलमोस्ट जो है वो 18-20 जो है वो प्रोविजन है सारी। तो 2 सफ़ों का या 3 सफ़ों का ये एक्ट है। ये आप 2-3 घंटे में आसानी से कर सकते हैं। और विटनेस प्रोटेक्शन पे ऑलमोस्ट यही जो है कंप्लीट लॉ है पंजाब में। अगर आप पंजाब विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 कर लेते हैं तो आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट है। इसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ प्रोविजंस जो हैं वो एडीपीपी और डीडीपीपी के सिलेबस का हिस्सा है। कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये जो पॉइंट नंबर 7 में टॉपिक बताए गए हैं ये सारे फंडामेंटल राइट्स से मुतल्लिक। इसमें अगर हम बात करें ये राइट टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ, तो ये आपका आर्टिकल 4 है, ठीक है। इसके बाद राइट टू लिबर्टी जो है ये आपका आर्टिकल 9 है। फेयर ट्रायल आपका जो है ये आर्टिकल 10A है। इसके बाद ये